जब मुझे कंसीव हुआ तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर के चेक करवा दो क्योंकि मुझे इतनी ब्लीडिंग कभी भी नहीं हुई है। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से मेरे ससुर जी मुझे खींच के थप्पड़ मारा। मैं वहीं पे एकदम सुन्न ब्लैंक। तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए थोड़ी ना है पैसे। मेरे ससुर ने और सास ने बोला कि इसकी बैग पैक कर, इसको अपनी माँ के घर पे छोड़िए। रात को 11:30 बजे कोई हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम अंबिका लाउटी है और मेरा जन्म बीकानेर जिले के नोखा तहसील के एक बहुत छोटा सा गांव है काकड़ा, वहाँ पर हुआ। और वहाँ हम 20-25 लोगों की फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी, एक साथ संयुक्त परिवार था। और मेरी स्कूलिंग जो है वो 8 तक मेरे गांव में ही हुई। उसके बाद हम आसाम शिफ्ट हो गए क्योंकि हमारा जो पूरा फैमिली बिजनेस था, लाइक मेरे परदादाजी से लेके शुरू से बिजनेस हमारा आसाम के अंदर था। कपड़ों का बिजनेस था हमारा। और हम वहाँ शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद में खुश थे कि हाँ, हम असम जा रहे हैं, अच्छी सिटी में जा रहे हैं। बट पता नहीं था कि वहाँ पे क्या एक कुछ अलग ही जो है वो लाइफ हमारा वेट कर रही है। तो हमारी लाइफ में एक रात ऐसी आई कि पापा के घर वालों ने पापा को अपने घर से बेघर कर दिया। और बेघर करने के साथ में 30-35 लाख रुपए का कर्जा अपने गिफ्ट के तौर पे दिया। और जितना भी पुराना माल था वो सारा पापा को दिया। पुराने माल से दुकान नहीं चल सकती। तो उसमें हम मम्मी-पापा, हम 3 बहनें और मेरा भाई। भाई 1 डेढ़ साल का था, बहुत छोटा था, गोद में था हमारे। तो हमारा घर चलना तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में ये होता था कि हम शाम को खाने में क्या खाएँ? सोच ही नहीं सकते थे कि कुछ खाना है क्या? मतलब बहुत मोटे चावल आते थे बहुत, तो वो सबसे सस्ता वही होता था। वो हम खाते थे, आटा हम रखते थे अलग से कि कोई गेस्ट आएगा तो उसको हम देंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर थे। और वहीं से फिर मम्मी को थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, तो मम्मी ने शुरू से फॉल लगाना स्टार्ट किया। जब वो फॉल लगाते थे तो उस टाइम के अंदर में करीब ₹3 ₹4 करीब उनको एक साड़ी के फॉल लगाने का मिलता था। अब मैं 13 साल की थी उस टाइम में, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं करूँ क्या? मैं सिचुएशन देख रही थी, मुझे दिख रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना ही क्या है? मम्मी जैसे ही फॉल लगाती, करती, तो मैं उनको बोलती कि मम्मी मुझे भी सिखा दो, क्योंकि मेरी बहनें छोटी हैं, तो मम्मी मुझे भी सिखा दो। मैंने उनसे सीखा, सीखने के बाद में मैंने उनके साथ-साथ फॉल लगाना शुरू किया। बाद ऐसे करके हम अपना घर चला रहे थे। और उस टाइम मेरा एडमिशन 9th क्लास में हुआ, तो मैं 9th की स्टडी भी कर रही थी साथ-साथ में। तो मैंने 9 से लेके 12th तक आसाम से ही करा था। तो मैं पढ़ाई करती, बट मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था मेरा। बट पढ़ना तो था क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। उसके साथ-साथ में फिर थोड़ा-थोड़ा समय निकल रहा था। एक दौर आया कि मैं मेरे घर की सबसे बड़ी पोती हूँ। तो ऐज़ अ बड़ी पोती होने के नाते हर किसी का ये रहता है कि 19-20 साल जैसे ही ऐज हो जाए तो कि आपको शादी करनी है। तो मेरा भी वो फ़ेज़ आया कि इसकी शादी करनी है। तो मैंने यही कहा था, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि बड़ी पोती है, तो शादी तो करनी है। तो मेरी जो शादी का फ़ेज़ आया उसमें मेरी मौसी है, मेरी मौसी के ननद का लड़का है, तो मेरी मौसी ने रिश्ता बताया, इन लोगों के भी समझ में आ गया फैमिली के। मेरी शादी हुई बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में। 31 जनवरी को मेरी शादी थी और 1 फरवरी को मैं अपने ससुराल गई। 5 फरवरी को मेरे मम्मी-पापा को जोरहाट जाना था असम, क्योंकि वो वहीं रहते थे। तो 2-3 दिन कैसे निकले मुझे भी पता नहीं चला। मैं मम्मी के साथ रही कि बाद में तो मुझे वो मिलेंगे नहीं। उसके बाद में मम्मी वगैरह चले गए असम और मैं आ गई अपने ससुराल। 6 फरवरी का दिन था। मुझे जैसे ही मैं घर में उठी, उठने के बाद में मैंने ये देखा था बेसिकली कि जो बहुएँ होती हैं ना, नई बहू होती है, शादी होके आती है, तो उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है। 1 डेढ़ महीने तक काम वगैरह कुछ नहीं करा जाता, चूड़ा वगैरह जब तक नहीं उतरता। मुझे भी वही था कि हाँ, मेरे भी लाड-कोड होंगे, बट मुझे नहीं पता था कि एक और स्ट्रगल की लाइफ़ मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, जो मुझे बिल्कुल दूर-दूर आइडिया ही नहीं था कि मेरी ये लाइफ़ वहाँ से भी कुछ अलग होने वाली है। 6 फरवरी के दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास और मेरे ससुर जी, मतलब हम लोग 4 लोग ही थे, मेरे सास, ससुर, हस्बैंड और मैं। तो मेरे सास और ससुर जी दोनों आके और मेरे को समझाने लगे कि तुम्हारे को ये काम करने हैं, मॉर्निंग में टॉयलेट क्लीन से लेके इवनिंग में दूध का ग्लास धोने तक, ये सारे घर के काम होते हैं और ये तुम्हें करने हैं। तो मैंने मन में सोचा कि ये क्या है? हमारे तो सवा महीने तक चूड़ा नहीं उतरता, तो झाड़ू भी हाथ में नहीं लेते। बट मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मम्मी-पापा तो दूर है, मैं किसको जाके बोलूँ? कुछ बोल ही नहीं सकती और उनको मैं वैसे भी कुछ शिकायत कर नहीं सकती, क्योंकि हमारी कंडीशन ही नहीं थी वो कि मैं उनको कुछ शिकायत करूँ। काम बहुत सीखा हुआ था मेरा बचपन से, मुझे सब कुछ आता था काम करना, क्योंकि हमने बचपन से वो लाइफ़ जी है।
मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने उसी दिन से टॉयलेट से लेके लास्ट तक सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। कोई मेड नहीं, कुछ नहीं। और मेरी सास वग़ैरह बैठे रहते थे कि ग्लास अगर पानी पिया है तो वो भी मुझे ही उठाना है, वो नहीं उठाएँगे। ठीक है, करीब 5-6 दिन निकले थे, लगभग 9 या 10 फरवरी की बात है। तो मेरी मासी का कॉल आता है शाम के समय में। उस टाइम बीएसएनएल फ्री हुआ करते थे, तो मेरी मासी ने मिस्ड कॉल करा तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा, "हाँ, मासी बताओ।" क्योंकि ये जो रिश्ता था वो मासी की ननद का मतलब लड़का था। तो मासी ने बोला कि मेरे ससुर जी का बोला कि राजकुमार जी से बात करवा। तो मैंने कहा ठीक है लो पापा बात करो। तो मेरी मासी ने नॉर्मल ऐसे पूछा, हर घर में पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है कि बहू कैसी है? मेरी भांजी अच्छी तो है ना? सही तो है ना? काम तो सही कर रही है ना? और मुझे उस दिन समझ नहीं आया, मेरी शादी को 10 ही दिन हुए थे और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से मेरे ससुर जी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे कि ये तो सुबह 6 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, ये नहीं करती, ये वो काम नहीं करती, ये नाश्ता बना देती है, इसको खाने के लिए चाहिए। हालाँकि मेरी डाइट बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम भी और मैं खुद से लेके तो खा ही नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी ने हैबिट ही नहीं डाली थी, तो मैं खुद से लेके तो क्या ही खाऊँ? तो इसको खाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, इसको पूरे टाइम ये चाहिए, सोती रहती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो मैंने धीरे से जाके बोला, मैंने कहा, "पापा मैं ऐसा तो कुछ करती ही नहीं हूँ, आप सही तो बोलो मासी को।" तो वो वो बस नॉर्मल जाके बोलना था कि आप इतना ज़ोर से मत बोलो, सही बात बोल दो उनको कि मैं करती हूँ, उनको भी पता है कि मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर एकदम से ना उसी दिन 10 दिन हुए मेरी शादी को और एकदम से मुझे खींच के थप्पड़ मारा। मैं वहीं पे एकदम सुन्न ब्लैंक कि ये क्या हुआ मेरे साथ में? मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरी सास खड़ी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एकदम ब्लैंक क्योंकि क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था हमारी फैमिली में कि कोई बहुओं पे या बेटियों पे भी हाथ नहीं उठाते, तो बहुएँ तो बहुत दूर की बात होती है कि वो पराए घर से आई होती है। काफ़ी लंबी उनकी बात चली 1 डेढ़ घंटे और मेरे को बिल्कुल आँसू ऐसे आ रहे थे मेरे कि आँसू बंद नहीं हो रहे थे मेरे। मैं चुपचाप कमरे में चली गई, मैंने कहा आपको जितनी बात करनी है आप बात करो, मैं चुपचाप जाके कमरे में और कमरा बंद कर लिया मैंने और मैं रोए जा रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आए रूम में, तो मैंने उनको बोला मैंने कहा आपने पापा को कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था उनको। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया पापा ने। तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैं जिस आदमी के पीछे आई हूँ, वो आदमी ये कह रहा है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं है पापा ने। तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए क्योंकि सास-ससुर सब बहुत ननंद-देवर सब बहुत बाद में आते हैं। आप शादी करके जाते हो तो एक हस्बैंड के साथ जाते हो। उन्हीं से सारे रिश्ते हैं। मैं पूरी रात रोती रही। मुझे चुप कराने वाला ये नहीं था कोई आके ये कहे कि तू चुप हो जा बेटा और मेरे मम्मी-पापा हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो मैं उनको तो वैसे भी नहीं बता सकती। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट उनको नहीं बता सकती। पापा वैसे भी टूट चुके थे कि हमारे घर में जो कमाती थी वही चली गई। वो वैसे नहीं बता सकती। मैं चुप दूसरे दिन मैं उठी, उठ के मैंने पूछा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि तुझे 5 बजे उठना होगा और सारा ये सब है। मैंने कहा वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, उसके अलावा क्या चाहिए? तो उन उन लोगों का जवाब कुछ नहीं था, बस कि हमारे को सिर्फ़ काम से मतलब है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बहू लेके आई है काम करने वाली नौकरानी। उम, मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए क्योंकि मेरी शादी को 10 दिन हुए हैं और अब बचा ही क्या है कहने के लिए। बट ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, पीछे भाई है और पापा के पास इतना है ही नहीं कि वो मुझे मैं उनको ये शिकायत करूँ और वो मुझे घर में ले जाके बिठा दें। करीब 5-6 महीने तक ये चीज़ें चल रही थी मेरी, पर मेरा दम घुटता था वहाँ पर कि मैं किसी से बोल ही नहीं सकती क्योंकि अगर मैं जैसे ही बोलती वैसे ही वहाँ से सामने से मुझे मतलब वो टोन अलग हो जाती, लड़ाई, झगड़ा और मुझे वो नहीं चाहिए होता था क्योंकि लड़ाई-झगड़ा बातों से कम और हाथों से ज़्यादा होता था। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी नहीं थी, मैं 12th तक ही पढ़ी थी जोरहाट से। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है क्योंकि हर चीज़ में आपको एक डिग्री चाहिए होती है। तो मैंने मेरी कज़न से बात करी कि यार तू जिस स्कूल में जाती है, तो मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मुझे भी वहाँ पे लगवा दे ताकि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ तो शायद इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँ। इस ट्रॉमा को थोड़ी देर के लिए कम हो जाए वो चीज़। तो मेरी 12th थी और 12th होने के बाद में उसने मेरे को बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। उसने बात करी, तो मेरे पास क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन की नहीं थी, तो उसने बोला कि तुझे 2000-2200 रुपए कुछ देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है मैं जॉइन कर लेती हूँ और
मेरे हस्बैंड जो है वो उनके कपड़े की शॉप थी और साथ में वो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। तो मुझे ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था, शुरू से ही मैं इसमें इंटरेस्टेड थी। तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था बट वो ट्रेडिंग करते थे, तो मैं उनको भी देखती थी कि वो कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ़ कमोडिटी का ही करते थे वो। और मैंने वहाँ से खुद को स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने के साथ-साथ में मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मेरा फ़ॉर्म भरा इग्नू यूनिवर्सिटी से कि दीदी आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। तो उसने मेरा फ़ॉर्म प्राइवेट भर दिया और मैंने कहा ठीक है, जो भी है मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, ताकि मैं इन चीज़ों में ना जा पाऊँ। क्योंकि मुझे काम करने से दिक्कत नहीं है बट उसके अलावा जो टाइम है उसमें मैं कहीं न कहीं खुद को बिज़ी रखूँ। तो मैं स्कूल जाती थी, सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती, फिर वापस आके फिर करती और फिर जो समय बचता उसमें या तो कम्युनिटी मार्केट का देखती क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हर चीज़ में था कि कुछ तो नया सीखना होता है हर टाइम। तो हस्बैंड के साथ में देखती रहती थी और साथ-साथ में फिर अपनी स्टडी भी चल रही थी प्राइवेट। वो चीज़ें चली काफ़ी टाइम, लगभग मैंने 6-7 महीने वहाँ पे जॉब करी। जॉब करने के साथ-साथ में एक दौर आया कि जब मुझे कंसीव हुआ और जब मुझे कंसीव हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं 21 साल की हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे एक बार डॉक्टर के चेक करवा दो, मेरी तबीयत ऐसी है कि मुझे उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। उस टाइम 10-15 दिन शायद हुए होंगे। तो बोला कि ठीक है दिखा देते हैं। तो एक डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर के दिखाने के बाद में पता चला कि रिज़ल्ट पॉज़िटिव है। तो मैं अंदर-अंदर में मुझे समझ नहीं आया था मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ़ नहीं सँभाल पा रही, मैं उस बच्चे को कैसे सँभालूँगी? बट मैंने कहा ठीक है जब भगवान ने दिया है तो उसको देखते हैं, आगे करते हैं। उसके 3-4 दिन बाद में क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं घर का काम किया मैं खुद बिस्तर से नहीं उठ पा रही। तो मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे नहीं पता क्या करा क्योंकि समझ नहीं होती थी ना उस टाइम में कि होता क्या है ये सारी चीज़ें। तो कुछ गोलियाँ लाके मुझे उन्होंने दी कि तुम ये खा लो और मैंने कहा ठीक है, लाके दिए तो सही होगी। तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी और 2 दिन के बाद में तीसरे दिन मुझे वो अबॉर्ट हो गया। तो मेरी हालत बहुत ख़राब, मेरी इतनी बुरी हालत कि मैं मतलब लाइक मैं बता नहीं सकती यहाँ पर कि क्या कंडीशन थी। मुझे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी कि पूरे बिस्तर ख़राब, मेरे खुद के कपड़े ख़राब, मैं उठ के किचन तक भी नहीं जा पाती थी। 7-8 दिन चला, फिर मैंने कहा एक बार डॉक्टर के चेक करवा दो क्योंकि मुझे इतनी ब्लीडिंग कभी भी नहीं हुई है। तो बोला नहीं ऐसे नॉर्मल है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, नॉर्मल है तो ठीक हो जाएँगे, कोई बात नहीं। 7 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, ये कंटिन्यू हो गया था, मतलब बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी ब्लीडिंग। उसके बाद में 1 महीने, 1.5 महीने मैं हमेशा कहती थी मुझे डॉक्टर के दिखा दो क्योंकि मेरा वेट भी कम हो रहा है और इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि मुझे इतनी थकान होती है। नॉर्मली गर्ल्स पीरियड्स पे होती है तो 3 दिन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उठ भी नहीं पाते। किसी-किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है। मेरी उससे भी बदतर हो गई थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है आप डॉक्टर के नहीं दिखा सकते कोई बात नहीं, पर आप एक मेड रख दो ताकि वो सिर्फ़ पोंछा लगा सके, झाड़ू वगैरह सारा मैं कर लूँगी। तो मेरी सास कहती है ज़रूरत नहीं है, पैसे लगते हैं। तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद बोलते हैं हमारे को रखना ही नहीं है तुम्हारे को। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? पे काम करूँगी तभी रखोगे? तो मैं तो यहाँ वो एक कहावत है हमारे यहाँ की मतलब डोली में आई है अर्थी में जाना है। मैंने कहा मेरे को वही करना है, डोली में आई हूँ अर्थी में जाना है। मैं अपने पापा के ऊपर बोझ नहीं बन सकती, वो वैसे भी ऐसे ही ले दे के चलते हैं। तो मेरे ससुर ने और सास ने बोला कि इसकी बैग पैक कर, इसको अपनी माँ के घर पे छोड़ी आ। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा सूटकेस पैक करी और रात को 11:30 बजे कोई अपने घर के कुत्ते को भी बाहर नहीं निकालता अगर कोई पाल के रखता है तो। ले जाके सूटकेस एकदम से पटका मम्मी के एकदम से आगे और बोला रखो अपनी बेटी को हमारे को नहीं रखना। मम्मी ने बोला गलती क्या है इसकी बताओ तो सही। मेरे ऐसे संस्कार ही नहीं है कि ये ऐसी कोई गलती कर सके। बोला नहीं हमारे को नहीं रखना, दुकान नहीं जाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। छोड़ के चले गए, सुना भी नहीं कुछ। तो 15-20 दिन मम्मी ने मुझे वहाँ पे अच्छा खासा खाना पिला खिलाया खाना वगैरह। थोड़ी घर की चीज़ें दी, जो पुराने ज़माने में होती थी, तो वो सारी चीज़ें करी। तो मैं कुछ उठने लायक हुई। इसके बाद में 2-4 बार हमारे समाज की मीटिंग्स हुई और हुई। मेरे को बिठाया गया, बोला गया कि तुम्हारी गलती है, ठीक है? हमारी फैमिली वाले जो थे मेरे मतलब ननिहाल में मामा जी वगैरह थे, उनके पास मेरे हस्बैंड चले गए कि सारी गलती अंबिका की है, ऐसे-ऐसे पूरा उनको एकदम एक स्क्रिप्ट लिख के रखी थी कि हाँ, ये पूरी गलती ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे अंबिका की है। तो मीटिंग्स हुई, मेरे मामा जी ने बोला कि हमारे ऐसे बच्चे होते तो शायद मैं उसको ज़िंदा जला देता। तो मेरी बुआ है, कंचन बुआ, कहने को सगी बुआ नहीं है वो, तो उन्होंने उस समय मेरा बहुत बड़ा स्टैंड लिया।
वो एक ऐसी इंसान थी और एक मेरी मम्मी, 2 लोग ऐसे थे जो शुरू से जब से उनको पता चला तब से वो एंड तक मेरे साथ खड़े रहे, कि इसकी गलती तो नहीं हो सकती, ये इतने तो हमारे संस्कार नहीं है, ये रहती तो चुप है। मेरी बुआ ने बोला कि भई जलाने के लिए हमने अपनी बेटी दी नहीं है, हमने अपनी बेटी इसलिए दी है कि अच्छे से रह सके। काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फाइनली मेरे मदर ने और फादर ने डिसाइड किया कि मैं स्पेशली मेरी मदर को ही क्रेडिट देती हूँ कि मेरी मदर ने ये डिसाइड किया कि अब मैं तुझे वहाँ नहीं भेज सकती और अब तुझे वहाँ नहीं रहना है। फाइनली मेरा एक जो प्रोसेस था वो डाइवोर्स तक पहुँचा। इसके बीच में काफ़ी सारी स्टोरीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मैं पूरा यहाँ पे कवर भी नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी लंबी स्टोरी है, 5 साल कम नहीं होते किसी के जीवन में। मैं जयपुर मम्मी के पास आ गई, डाइवोर्स होने के बाद में, तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मई-जून के महीने में मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, रज़ाई ओढ़ के सोती हूँ। ना मुझे खाने का टेस्ट पता, ना मुझे सोने का टेस्ट किसी पानी का टेस्ट पता, ना मुझे नींद का पता। तो मेरी से जो छोटी सिस्टर है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डिप्रेशन से कि ये डिप्रेशन में पूरी तरीके से है, बंद रखती है अपने आप को, एक अंधेरे के कमरे में रखती रहती है, तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो उसने डायरेक्ट सेलिंग जो होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसने मुझे बोला कि तुम इसमें जॉइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं इसमें तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था। मुझे ये था मुझे मेरी लाइफ़ ही नहीं चाहिए, मुझे इसको ख़त्म ही करना है। तो उसने बोला नहीं तुम ये जॉइन करो। तो हमारे एक कज़न हैं लोकेश भैया, तो वो करते थे और वो काफ़ी समय से बोल रहे थे मुझे कि तुम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरी एक जिद थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मुझे इतने सारे धोखे मिले कि मुझे कुछ करना ही नहीं है अब। मेरा ग्रेजुएशन का फॉर्म भी भरा हुआ था प्राइवेट, जो बीच में ही चल रहा था, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे। फिर फाइनली उसने मुझे ज़बरदस्ती मुझे वो एग्ज़ाम दिलवाए और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दी उसने। और उसके साथ-साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया क्योंकि मैं यहाँ तक आते-आते पढ़ाई से बिल्कुल मेरा माइंड हट गया था, बट मुझे यहाँ डिग्री मिल गई ग्रेजुएशन की। फिर मैंने खुद को वहाँ से क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो मैंने खुद को सप्लीमेंट्स के थ्रू वहाँ से अपने आप को उठाना शुरू किया। क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे, दुनिया आपकी कितनी भी मदद कर दे, आप उठ ही नहीं सकते। वहाँ से खड़े कैसे हो सकते हो? आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो मुझे खुद को सही करना था, तो मुझे खुद को वो चीज़ें करनी थी। मैंने खुद से वो चीज़ें धीरे-धीरे शुरू करी, सप्लीमेंट लेने शुरू करे, वहाँ से काम सीखना शुरू करा, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। ये करते-करते 2 ढाई साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग करी। फिर एक दौर आया कि डायरेक्ट सेलिंग से चल नहीं रहा था। मतलब स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी थी डायरेक्ट सेलिंग, बट वो बाद में एक ट्रेंड आया कि अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं, अब इसके अलावा कुछ एडवांस चाहिए। तो जो भैया है जिनके साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने क्योंकि मैंने ट्रेडिंग मेरी शुरू से जर्नी में रहा है ट्रेडिंग का पार्ट, तो कभी इंडियन मार्केट, तो कभी कमोडिटी मार्केट, तो मैंने कहा ये नया फॉरेक्स मार्केट क्या है? उन्होंने मुझे बताया करेंसी मार्केट होता है, ऐसे-ऐसे होता है। मैंने कहा नहीं भैया अब रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है और अब ज़िंदगी में इतने सारे उतार-चढ़ाव आए कि अब रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं तुम एक बार करके तो देखो, मैं तुम्हें एक अकाउंट देता हूँ, तुम एक बार करके देखो। उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ एक बार क्या होता है ये, है क्या चीज़? तो मैंने सबसे फर्स्ट वेरी बिगिनिंग तो उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया और मैंने पूरा का पूरा वो अकाउंट उड़ा दिया। वो उड़ने के बाद मैं बहुत रोई क्योंकि 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जमा करना ही बहुत बड़ी बात थी। तो वो सहन नहीं हुआ हमसे और मैं बहुत रोई कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे बस की नहीं है ये रिस्क लेना क्योंकि लाइफ में अब रिस्क नहीं लेना। तो मुझे भैया ने बहुत समझाया कि नहीं रिस्क लोगी तभी आगे बढ़ोगी। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आज लॉस हुआ है कल इसको कवर कर लेंगे। तो मम्मी, भैया ये लोग समझाते थे, मैं हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इसकी। बोला नहीं तुम सीखो, तो डमी पे मैं सीख रही थी 5-6 महीने तक लगातार मैंने सीखा। सीखते-सीखते मुझे इस चीज़ का नॉलेज हो गया कि हाँ, यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर बनाया जा सकता है तो उड़ाया भी जा सकता है, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको। मैंने करीब 6 महीने, 7 महीने सीखा। ट्रेडिंग से मुझे लगा कि मैं ट्रेडिंग से पैसे निकाल के जो भी 30-35 लाख का पापा के ऊपर लोन था, मुझे वो लोन चुकाना था। तो अब धीरे-धीरे करके हम अपने सपनों की तरफ भी बढ़ रहे थे और लोन की तरफ भी। धीरे-धीरे करके चुकता गया और आज वो 5-7% या 10% पे कुछ होगा मुश्किल से। और उसके बाद में इस ट्रेडिंग से मैंने सीखा, ऐसा नहीं है कि मुझे अब खाली प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होता है, मुझे लॉस भी बहुत बेयर करना पड़ता है। लॉस होता है, प्रॉफ़िट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं और दोनों मैं करती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, मैं झेल सकती हूँ अब। और इसी ट्रेडिंग से मुझे एक टारगेट मिला था, मैंने उसको अचीव किया और वहाँ से मैं दुबई भी गई।
जो मैं हमारे पूरे परदादा जी के खानदान में पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने दुबई ट्रिप सबसे पहले क्वालिफाई करी और वो दुबई जाके आई। तो इस ट्रेडिंग से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली और आज भी मैं वही कर रही हूँ, ट्रेडिंग ही कर रही हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू मेरी मम्मी का, कंचन बुआ है, लोकेश भैया है, मेरी छोटी बहनें हैं और इन सबका बहुत थैंक यू करती हूँ। इन सब लोगों ने मेरा इस जर्नी में इतना साथ दिया कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। थैंक यू सब बहुत छोटा है मेरा इनके लिए। जो भी लेडीज़ ये सहती है, मैं यही कहती हूँ कि यही कहूँगी मैं कि आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इस तरीके से सहिए मत। मैंने बहुत सहा, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मैंने कर्जा चुकाया, सारी चीज़ें करी और प्रॉपर्टी बनाने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरी छूट गई। तो लोगों ने ताने दिए, कुछ देखा नहीं है। घर और ताने लोग नहीं देते, ताने आपके घर वाले देते हैं। तो वहीं से इंस्पायर होके हमने अभी लास्ट ईयर हमने जयपुर के अंदर हमारा एक फ्लैट लिया और जिसमें भगवान की कृपा है, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मतलब जिसके लिए हम सपने देखा करते थे। लोगों के घरों में मैट्रिक्स होते हैं, हम नीचे सोते हैं, क्या कभी हमारे घर में मैट्रिक्स होंगे क्या? बट वो जो जर्नी है हमारी कार्टून से सोने तक, अपने फ्लैट तक की, बहुत लंबी कहानी है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है ना, तुरंत एक्शन लीजिए, क्या कर लोगे आप? और वो ज़माना था जब सोशल मीडिया नहीं थी, जब कुछ कर नहीं सकते थे। आज इतना बड़ा ज़माना है कि क्योंकि मेरी स्टोरी के टाइम में ये चीज़ें थी ही नहीं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। बट आज का टाइम ऐसा है कि आप अपने लेवल पे कुछ कर सकते हो। तो आप जिनके सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों के मैंने देखे हैं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं होते, तो आप खुद अपनी कहानी लिखिए। क्योंकि आप अपनी कहानी लिखोगे ना, सबसे पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। इन सारे लोगों ने मेरी हेल्प तब करी जब मुझे खुद को था कि हाँ, मुझे वहाँ तक जाना है। अदरवाइज़ वो कितनी भी हेल्प करते मेरी, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि मैं खुद ही उठना नहीं चाहती तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगी। तो मैं सारी जितनी भी इस तरीके की लेडीज़ है जो मेरा वीडियोज़ देख रही है या सहती है इस तरीके की कि मारा-पीटा, अरे भई हम मारने-पीटने के लिए थोड़ी ना बने हैं, हम कुछ करने के लिए बने हैं। और एक औरत के अंदर दुर्गा, काली सारे 9 रूप होते हैं, तो वो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग रूप को लाना ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं जो स्टॉक को थैंक यू करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक आके और ये बोलने का मौका दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं जो स्टॉक का ये मौका 1.5 साल से जी रही थी कि मैं हमेशा इसको विजुअलाइज़ कर रही थी। हाँ, मैं वहाँ जाके बोल रही हूँ, हाँ, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, हाँ, मैं खड़ी हूँ। अकेले जब भी चलाती गाड़ी, तो मेरे माइंड में वही चलता था। फाइनली जो स्टॉक ने वो पूरा किया, सो थैंक यू सो मच जो स्टॉक।